नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आरएस की प्रिपरेशन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ए के मलिक सर। स्वागत है सर आपका। सर। प्रोफेसर ए के मलिक सर जो कि फॉर्मर एचओडी रह चुके हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ डीन फैकल्टी रह चुके हैं आर्ट्स एजुकेशन एंड सोशल साइंस जेएनयू जोधपुर में। इसके साथ साथ सर को पीटीईटी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर। सर अधीनस्थ बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट से पहले कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन भी करवा चुके हैं, और आरपीएससी के साथ साथ कई राज्यों के लोक सेवा आयोग में सर एज अ इंटरव्यू एक्सपर्ट भी शामिल हो चुके हैं और होते रहते हैं। तो सर, आरएस के एग्जाम पे बात की जाए, चर्चा की जाए, तो एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो सर, आइडियली आदर्श रूप से किसी स्टूडेंट को आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? सबसे पहले मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं और उनको शुभकामना देता हूं कि जो जीवन में लक्ष्य उन्होंने तय किया है उसको प्राप्त करें, और उसके उपलब्धि के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं। लेकिन आपका सवाल है हमें प्रिपरेशन तैयारी कब करनी चाहिए। जी सर। मेरा ये मानना है और मेरा अनुभव ये कहता है कि सामान्यतः बच्चा क्या करता है, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, बिल्कुल। बीए, बीकॉम, बीएससी, व्हाटएवर, बीबीए, जो भी है। यस सर। लेकिन बच्चा क्या करता है, जब बीए कर लेता है, बीएससी कर लेता है, उसके बारे में आरएस बनने का सोचता है और वहां से अपनी तैयारी शुरू करता है। मेरा ये फर्म बिलीव है कि आरएस की तैयारी उसे 10th 11th में सोचना चाहिए कि मुझे अपने किस कैरियर को जाना है, मेरा लक्ष्य जीवन का क्या है। बिल्कुल। अब अगर मैं 11th 12th में तय कर लेता हूं कि मेरा लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो प्रशासनिक सेवा में राज्य के लिए मुझे आरएस का देना पड़ेगा, और अगर मैं ऊपर और ऊंची सीढ़ी देखता हूं तो मुझे यूपीएससी में आईएएस देखना पड़ेगा। यह निर्णय उसको 12th 11th में कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन की दिशा क्या होगी। उस दिशा को पाने के लिए मेरा यह मानना है कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तभी से वो अपनी तैयारी को आरंभ कर दे, क्योंकि तब उसके पास 3 साल का समय होता है। बीए फर्स्ट ईयर का 1 साल, सेकेंड ईयर का दूसरा साल और थर्ड ईयर का तीसरा साल। उन 3 सालों में जो वो तैयारी करता है तब तक वो एकेडमिकली परिपक्व हो जाता है बिल्कुल। और कंपटीशन के लिए अपने आप को संभाल लेता है। तो तैयारी तो 12th के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के साथ साथ आरंभ कर देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। यानी कि कॉलेज में एंट्री के साथ साथ बिल्कुल आरएस की तैयारी के बारे में स्टूडेंट बिल्कुल सोच रहे हैं। सर, हमने देखा है पिछले 2 बार से आरएस 2023 का एग्जाम भी कंडक्ट हुआ है, 2024 का मेंस हाल ही में कंडक्ट हुआ है। तो सर, आरपीएससी ने एकदम से एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया, एक डायनामिक अप्रोच जो है वो आरपीएससी ने अपना ली। तो सर, इस चेंजिंग पैटर्न में स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करे, और उसके साथ साथ कोचिंग का रोल जो है वो भी इस टाइम में चेंज हो सकता है या हो रहा है, उसके ऊपर सर आपके क्या विचार? देखिए, अब पेपर के पैटर्न चाहे प्री का लें या फाइनल का लें, बिल्कुल। दोनों में बिल्कुल परिवर्तन आ गया है। प्री में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जबकि मेंस में आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें आपको 15 वर्ड्स, 50 शब्दों में और 100 वर्ड्स के आंसर देने पड़ते हैं। अब पहले अपन बात करते हैं प्री की। प्री में जो एमसीक्यू पहले टाइम होता था, जब क्वेश्चंस के 4 विकल्प होते थे और बच्चे को एक उसमें टिक करना होता था, तो समटाइम्स जिसको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्राई, तीर तुक्का, उससे भी राइट हो जाते थे। अब पेपर का एमसीक्यू का पैटर्न चेंज हो गया है। जब हम लोगों को पेपर बनाने को कहीं से भी आता है तो क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको इस एरिया के टाइप के इतने क्वेश्चन, इस टाइप के इतने क्वेश्चन, इस टाइप के इतने क्वेश्चन बनाने हैं। वो टाइप क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन हो गए, उसमें एक विकल्प सही होगा। अब क्वेश्चंस आने लगे एसर्शंस। एसर्शन का मतलब है एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, नीचे 4 विकल्प होंगे। पहला पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा होगा दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, तीसरा होगा एक सही है एक गलत है, और चौथा होगा दोनों गलत है। अब जिस बच्चे ने रटकर पढ़ा है वो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। जब तक उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, उस प्रत्यय को नहीं समझेगा, तब तक उन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे सकता। अब एसर्शन में अगर कंसेप्ट मुझे क्लियर है तो मुझे मालूम है कि ये सही है ये गलत है। एक तो एसर्शन आने लगे। दूसरा क्वेश्चन अब आने लगे एप्लीकेशंस के ऊपर। ये नहीं
कि क्वेश्चन पूछ लिया, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या होगा उसको, क्योंकि जब हम आरएस बनते हैं या आईएएस बनते हैं तो हमें वहां पर एप्लीकेशंस को करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, तो हम यहां पर ये देखना चाहते हैं कि बच्चे का एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, अगर आप बिहेवियर के पेपर में लर्निंग थ्योरीज को पकड़ो, तो लर्निंग थ्योरीज में थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत। प्रयास करते जाओगे त्रुटियां कम होती जाएंगी, ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब मैं अगर इसको एप्लीकेशन पर सवाल दूंगा तो मैं क्या कहूंगा, अगर एक बालक कक्षा में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, टीचर अगर उसको बार बार लिखने को कहता है, तो लर्निंग के किस प्रिंसिपल का यूज कर रहा है। अब उस प्रिंसिपल का ये एप्लीकेशन हो गया। अगर ऑफिस में फाइल मेकिंग में एक व्यक्ति गलती कर रहा है और मैं उसको बार बार सुधार का मौका दे रहा हूं, तो मैं लर्निंग के किस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर रहा हूं। यानी कि अप्लाइड नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज। और अप्लाइड नॉलेज तभी होगी जब बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस प्रकार के सवाल आने लगे। अब सवाल आने लगे मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग्स में क्या होगा, इधर 3-4 होते हैं, 4 इधर होते हैं। अब आपको बताना है कि फर्स्ट किसके साथ जाएगा, ये किसके साथ जाएगा। जैसे राजस्थान, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी। अब ऑप्शन आ गया जयपुर, मुंबई और लखनऊ। अब कैपिटल कौन किसकी है। अब आपको बताना होगा कि राजस्थान के साथ जयपुर आएगा, मुंबई के महाराष्ट्र के साथ मुंबई जाएगा और उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ जाएगा। ये क्वेश्चन कहलाते हैं मैचिंग। इसी प्रकार क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होते हैं। तो अब प्रश्नों का पैटर्न बदल गया है। तो वो बच्चा, अब मेंस पे आप आ जाओ। अगर मेंस की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आप जानते हैं कि उसको 15 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिर 50 वर्ड्स के आते हैं, 5 क्वेश्चन 50 के होते हैं, 15 के 2 क्वेश्चंस होते हैं और 100 के वर्ड्स के 10 नंबर के उसके पास प्रश्न होते हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर बच्चा तभी दे सकता है जब उसको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। जैसे पहले बहुत सी बार कॉपी देखने का अवसर मिलता है, पहले हम लोग जैसे प्रश्न पूछते थे, डेफिनेशन ऑफ आलपोर्ट, इसको आपको 15 शब्दों में लिखना है। तो बच्चा रटा हुआ होता है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स विद इन द इंडिविजुअल विच डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। ये आलपोर्ट ने डिफाइन किया। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करना है। अब पैटर्न बदल गया। अब मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि आलपोर्ट की डेफिनेशन में गत्यात्मक डायनेमिक शब्द का क्या अर्थ है, 15 वर्ड्स में समझाओ। जब आप कहते हो मनोभौतिक, इसका क्या अर्थ है, इसको समझाओ। ये वो जमाना गया जब हम केवल रट कर पास हो जाते थे। इसलिए अब तैयारी के लिए जो इंस्टीट्यूशन या जो संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट हो गई। क्योंकि जब तक उस कंसेप्ट को नहीं क्लियर करेगा, पहले पासबुक बच्चे पढ़ लेते थे, उसको रट के पास हो जाते थे, वो जमाना गया, पैटर्न बदल गया। और बच्चों ने अब की बार देखा भी होगा कि क्वेश्चन उस टाइप के आ रहे हैं। अब कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या किसी संस्थान में मैं कहूं, यहां पर एक प्रकार से जो बच्चा है वो अर्जुन है और जो टीचर पढ़ा रहा है वो कृष्ण है। वो पार्थ उस भूमिका में है, बच्चा अपनी शंकाएं पूछेगा और हम उसको क्लियर करेंगे। और जब उस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, धर्मयुद्ध में क्या हुआ, अर्जुन घिरा हुआ था शंकाओं से और भगवान कृष्ण ने उसको रास्ता दिखाया और शंकाओं से उभर कर उसने महाभारत किया और वो विजयी हुआ। इसी प्रकार यहां पर जो उसकी शैक्षणिक शंकाएं हैं, वो जब तक टीचर सामने नहीं हो, किससे पूछेगा। टेक्स्ट बुक में तो मिलेगा नहीं, पासबुक में मिलेगा नहीं। तो जब तक वो क्लासरूम नहीं अटेंड करेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, टीचर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल है। यानी कि अब खाली कंटेंट पढ़ने से नहीं होगा। वो जमाना गया। पहले हम रट लेते थे, 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए, वो गया। अब क्वेश्चन अंदर से आएंगे और अंदर से तब आएंगे, तब क्लियर बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा जब उसके जिसको कहते हैं मीनिंग, उसके आत्मा को समझता होगा। और उस प्रश्न की आत्मा को, कंसेप्ट की सोल को समझाने के लिए टीचर की भूमिका इंपॉर्टेंट है। यानी कि होलिस्टिक अप्रोच की तरफ, बिल्कुल, सर्वांगीण अप्रोच की बिल्कुल, तरफ जाना। बिल्कुल। सर, हम बचपन से कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह स्कूल से, कॉलेज से या एग्जाम्स की लाइन में जब आते हैं तो एक लाइन पढ़ते हैं, सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। बिल्कुल। आरएस का जो मेंस का पेपर है सर, ये सब्जेक्टिव होता है और इसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। तो सर, इस चेंजिंग ट्रेंड के साथ स्टूडेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करे, क्या वो पॉइंट्स हैं जो वो आंसर में ऐड करे, स्ट्रक्चरिंग अपने आंसर की, किस प्रकार से अपने उत्तर की आंसर की संरचना तैयार करे। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, उत्तर की संरचना के लिए उसको क्लासरूम बहुत जरूरी है।
क्योंकि क्लासरूम में ही हम उसको क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, उसके टेस्ट लेते हैं और उसको बताते हैं कैसे करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके 15 वर्ड्स का क्वेश्चन आ गया, वहां पर जब हम कॉपी चेक करते हैं हम काउंट नहीं करते कि 15 है कि नहीं है, पर रफली उतना होना चाहिए। अब 15 वर्ड्स के क्वेश्चन में अगर आपने इररिलेवेंट लिख दिया और रेलिवेंट को छोड़ दिया तो आप बिल्कुल जीरो पाओगे। वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि इसके अंदर क्या इश्यूज हैं जो मुझे लेना है। जैसे आरएस के पेपर में इस साल एक पेपर क्वेश्चन आया आपके बिहेवियर में कि पर्सनैलिटी टेस्टिंग में क्या इश्यूज आते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं 100 वर्ड्स में भी दे सकता हूं, मैं 50 में भी कर सकता हूं और 15 में भी कर सकता हूं। अब 15 में मुझे केवल बताना होगा इसमें नंबर 1 इश्यू आएगा सोशल डिजायरेबिलिटी, इसमें आएगा रिस्पॉन्स सेट, इसमें आएगा प्रोफेशनल एथिक्स। अब इनको केवल मुझे 15 शब्दों में पॉइंट्स लिखने हैं। अब इस क्वेश्चन को मुझे डिस्क्राइब करना है। अब मुझे बताना पड़ेगा कि अगर मैं एथिक्स की बात करता हूं तो मेरा मतलब क्या, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। अगर मैं किसी की पर्सनैलिटी टेस्ट करता हूं तो इसका मतलब मैं उसकी प्राइवेट लाइफ में इन्वेजन घुस रहा हूं। मैं आपका इवन आईक्यू टेस्ट करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, तो मैं आपके निजी जीवन में एंटर कर रहा हूं। क्या मुझे किसी के निजी जीवन में एंटर करने का अधिकार है? ये प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल आ गया। अगर मैं कर रहा हूं, बच्चे को गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, बच्चा आ रहा है, गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं। अब मैं उसके लिए कौन सी टेस्ट यूज करूंगा। बहुत से पेपर में टेस्ट आते हैं, आप देखते हैं कि मैगजीन्स में छपा होता है टेस्ट योर आईक्यू, उनसे आईक्यू टेस्ट नहीं होती है। इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। अब ये स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी, एथिकल, रैपो बनाना, ये 100 वर्ड्स के अंदर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये बच्चा कब अटेम्प्ट कर पाएगा? जब उसने पूरी क्लास को अटेंड किया होगा और उस कंसेप्ट को ए से जेड तक समझा होगा। सर मैं अब जो सरफेस लेवल की पढ़ाई नहीं काम। तो सर मैं जो इसे समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि अब खाली कॉपी भरने से क्वेश्चन कुछ नहीं अटेम्प्ट होगा, करने के कुछ मार्क्स नहीं नहीं होगा। मिलेंगे। बिल्कुल। आपको रेलेवेंट और जो प्रासंगिक पॉइंट्स है वो आंसर में और लिखने मैं बच्चों को और क्लियर कर दूं कि इवन मैं आपको बताऊं, जब आपके आरएस की कॉपी चेक होती है तो एक एक वर्ड चेक किया जाता है। कुछ भी नहीं लिख के आ सकते मेंस की अगर इररेलेवेंट आपने थोड़ा सा भी लिखा, वही नेगेटिव मार्किंग में आप नंबर आपके कट जाएंगे, सीधी सी बात है। और इवन इसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए बहुत से संस्थान, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कराते हैं कि जब एग्जामिनर को बुलाते हैं तो जैसे पहला क्वेश्चन है, सारी कॉपीज का पहला क्वेश्चन एक ही व्यक्ति देखता है, देखेगा, ताकि उसका यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बना रहे। ये नहीं कि अगर 4 आदमी देख रहे हैं तो ह्यूमन एरर भी हो सकती है, हर आदमी के अपने व्यूज होते हैं। तो उसकी जो फिर मोर ओवर जब पेपर सेट हम लोग करते हैं तो हमसे उसमें की पॉइंट्स भी लिखवाते हैं कि इसमें क्यों कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, वो कॉपी चेक करने वाले के पास होते हैं। इसलिए कॉपी चेकिंग बिल्कुल क्लियर कट, ईमानदारी से, ऑब्जेक्टिव तरीके से होती है। हमारे नंबर कटते कम हैं जब हम इररिलेवेंट लिख के आ जाते हैं। जो लिखना है वो छोड़ देते हैं और जो नहीं लिखना वो ऐड कर देते हैं, और उससे मार्किंग नहीं मिलती है। पर बच्चा तो आज तो पुराने टाइम का क्या समझता है कि मैंने पूरा पेज भरा, सब नंबर क्यों नहीं मिले। अरे भाई, उस पूरे पेज में लिखा क्या है आपने। स्कूल कॉलेज में बहुत वाली प्रैक्टिस हो हाँ, रखी है। वो चीज नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी रेलिवेंसी क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और वो रेलिवेंसी कब मिलेगी? जब आपने क्लास में कंसेप्ट को समझा। सर आरएस के एग्जाम में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जो कि फाइनल फेज भी है, जो कि है इंटरव्यू। तो सर आइडियली स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी कब करे और कैसे करे? क्योंकि सर इस एग्जाम में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और वो लगभग 2-2.5 महीने का ही टाइम मिलता है। और इंटरव्यू, जहाँ तक मैं इसको समझ पाऊँ, एक पर्सनालिटी का टेस्ट रहता है, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो सर आइडियली कब से शुरू करनी चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन? देखिए, इंटरव्यू हमेशा सिचुएशनल टेस्ट है। ये आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने का, नॉलेज का नहीं है। क्योंकि नॉलेज तो हमने रिटर्न में टेस्ट कर ली। अगर नॉलेज में आप में है तभी तो आप मेरिट में आ पाए हो। और जब मैं कहता हूं पर्सनैलिटी, मेरा मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, इसको इंटरव्यू में देखा जाता है। बच्चे यूजुअली 99% क्या होता है कि जब आरएस का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। वो मॉक इंटरव्यू एक प्रकार का, मैं कह सकता हूं, केवल ड्रेस रिहर्सल है। ड्रेस रिहर्सल है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू की तैयारी फाउंडेशन से शुरू कर दें, तब आप मेन एग्जाम के इंटरव्यू तक इतना परिपक्व हो जाते हैं कि इंटरव्यू के 100 मार्क्स में से आपको कोई भी दिक्कत
नहीं आती और बहुत बढ़िया करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उत्कर्ष में हम लोगों ने, मैं खुद इंटरव्यू स्टार्ट करता हूं बच्चे के फाउंडेशन से। बच्चे की क्लास 12 साढ़े 12 खत्म होती है, तो 1 से 3 तक 5-10 बच्चे डेली हम लोग इंटरव्यू करते हैं। एक बार बच्चे का इंटरव्यू हो गया, फिर उसको रिपीट करते हैं। मुझे बताते हुए प्रतीक जी बहुत हर्ष होता है, प्राउड फील होता है कि सेकंड टाइम जब बच्चा हमारे सामने आता है, बच्चा खुद कहता है कि सर मेरे में कॉन्फिडेंस है। पहले दिन में आया तो मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं क्या होगा, आज मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है। तो वो चीज अगर बच्चे फाउंडेशन से तैयारी करनी शुरू कर दे, तो मेंस की मॉक इंटरव्यू तो एक अलग मायने रखती है, लेकिन आरपीएससी में जब वो जाएगा फाउंडेशन की तैयारी के साथ, तो उसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगा। ये नहीं कि क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं है, वो तो आपकी पर्सनैलिटी का है, आपका बॉडी एक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वहां देखी जाती है, बच्चे के बैठते कैसे हैं, ड्रेस कोड क्या है। तो अगर बच्चा फाउंडेशन से उसकी तैयारी शुरू कर दे, तब उसकी इंटरव्यू जो अच्छी होती है। और उत्कर्ष इस बात का प्रयास भी कर रहा है। प्रयास क्या, हम पिछले 2 साल से फाउंडेशन से ही इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं। यानी कि सर जब से आरएस के बारे में बच्चा सोचना शुरू करता है, तैयारी स्टार्ट करता है, तभी बिल्कुल। से साथ साथ उसको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी क्योंकि पर्सनैलिटी यकायक डेवलप नहीं होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी टाइम लेगा। लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो तो बचपन से शुरू हो जाता है वैसे तो। लेकिन जब उसको ये 3 साल जो उसने ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी की है, और तब वहां जाएगा तो बहुत फायदा होगा। और प्रतीक जी मैं आपको और बताऊं, इवन आरएस मॉक में मैं बड़े प्राउड के साथ ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, हम लोगों ने उत्कर्ष में 1000 से ज्यादा बच्चों का मॉक इंटरव्यू कर लिया। ओके। अभी 6 फेज ही खत्म हुई हैं, अगर फेज बाकी हैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को हम मॉक इंटरव्यू ले चुके हैं, और आने वाले समय में आंकड़ा बढ़ेगा। टोटली 2000 है, उसका 50% तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, बच्चों का ले चुके हैं। और बच्चे खुद फीडबैक, अच्छा जब हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो ये नहीं केवल क्वेश्चन आंसर उसके किए, क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर बोर्ड आपस में कंसल्ट करता है, फिर वहां उसको मार्क्स देते हैं, और फिर बच्चे को बुलाकर उसको फीडबैक देते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी। क्योंकि इंटरव्यू में जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं, जैसे बच्चा एंटर होता है दरवाजे से, हम तभी से उसके बिहेवियर को नोट करना शुरू करते हैं। कब? जब तक इंटरव्यू देके बाहर नहीं निकलता। तो यहां मॉक इंटरव्यू में भी जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जब जयपुर में उत्कर्ष से जो हम लोग चला रहे हैं, उसमें बच्चे को पूरा फीडबैक भी देते हैं कि उसने कहां मिस्टेक किया, कहां सुधार की गुंजाइश है, कहां क्या होना चाहिए। फिर बच्चे को पूछने का मौका देते हैं, आपके डाउट्स हो तो पूछो। तो इस प्रकार से ये इंटरव्यू प्रोग्राम भी हमारा बहुत सफल चल रहा है। उसका परिणाम यही है कि 1000 बच्चा हमारे पास आ चुका। बिल्कुल, यानी कि बच्चे की पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ साथ उसको इम्प्रूवमेंट का भी बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल, स्कोप दिया जाता है। बिल्कुल। सर एक बर्निंग इश्यू है आरएस के एग्जाम में कि मेंस का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और इंटरव्यू की डेट आती है, और उसी बीच कभी कभी नेक्स्ट प्रीलिम्स का एग्जाम भी आ जाता है। बिल्कुल तो सर सही। ये जो पैसिव फेज है, जिसको हम डोरमेंट फेज भी बोल सकते हैं एग्जाम की तैयारी का, इस दौरान वो स्टूडेंट्स जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ है, वो क्या करें? वो अपनी प्रीलिम्स की तैयारी वापस शुरू करें? कैसे खुद को मोटिवेट करें सर इस टाइम पीरियड? देखिए, ये जो आपने प्रतीक जी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू को उठाया है। मैं आपको बताऊं, अभी इंटरव्यूज आरएस के चल रहे हैं, फाइनल जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, और 17-18 तारीख को जून को आपके मेंस के एग्जाम भी थे। तो मेरे पास एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत से बच्चे पूछने आते थे, सर हम क्या करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, हम मेंस का कैसे तैयारी करें। मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू और मेंस अलग अलग होते ही नहीं है। जब आप अपने आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो एक तरह से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। ऑल आर इक्वल इन इंटेलिजेंस, सबका मानसिक लेवल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सब कैपेबल हैं तभी पात्र हुए। लेकिन कंपटीशन में लाखों में सेलेक्ट तो उतने होने जितनी पोस्ट है। इसलिए मेरा तो यह मानना है कि जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है, रिजल्ट आने से तक वेट मत करो। मैं तो ये भी कहता हूं मत करो अपने, ठीक है ह्यूमन बीइंग है, कुछ रेस्ट करो। पहले आप 8-10 घंटे तैयारी करते थे, अब 4-5 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको तैयारी एग्जाम के बाद से कंटिन्यू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका वो तैयारी, अगर आप पास हो जाते हैं तो इंटरव्यू में भी काम आएगी। और अगर मान लीजिए किसी कारण से, क्योंकि होना तो सेलेक्ट कम बच्चों का जितनी पोस्ट है, तो वो तैयारी मुझे आगे भी काम आएगी। मोर ओवर, मैं तो ये कहता हूं आरएएस पहली सीढ़ी है, इस पर संतोष नहीं करना चाहिए। मुझे पहली सीढ़ी मिल गई तो मुझे अगली सीढ़ी कौन सी लेनी है उसको सोचना चाहिए। मैन इज प्रोग्रेसिव, हमें प्रगतिशील बनना चाहिए। मेरी अगली सीढ़ी आईएएस है,
तो अगर मैं आरएस की तैयारी दोबारा शुरू कर रहा हूं, वो मुझे आईएएस में भी तो हेल्प करेगा। बिल्कुल। ये सोचकर हम बैठ जाते हैं, ह्यूमन नेचर है कि जैसे देखेंगे यार जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करें, इसका वेट नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, आपने अनुभव किया होगा, मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, आप भी रहे। अगर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 6 दिन का गैप आ जाए, तो बच्चा क्या करता है, 4 दिन तो रेस्ट करता है, कहता है 2 दिन बचे हैं उसी में मैं तैयारी पढ़ लूंगा। लेकिन जो बच्चे 6 दिन पढ़ते हैं उनका पेपर अच्छा, वो रिवीजन भी करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि डॉर्मेंट पीरियड में हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने को, हमारा सोल्जियर, फौज का हमारा फौजी जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, वो ये नहीं देखता कि वॉर है या नहीं है, वो 24 घंटे अपनी बंदूक को ताने हुए है कि अगर हल्की सी भी आहट होगी तो मैं गोली चलाऊंगा। इसी प्रकार मेरा विद्यार्थी शिक्षा जगत का वो फौजी है, सोल्जियर है। तो उसको एकेडमिकली अपने को हमेशा क्या करना है, साउंड करना है। अपनी तैयारी को तो तब से शुरू कर दो, क्योंकि ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता। ज्ञान आपके एग्जाम के अलावा जीवन में भी काम आता है। तो डॉर्मेंट पीरियड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और जो करते हैं वो सफल भी होते यानी कि सर इसका एसेंस ये है कि कंटिन्यूटी, निरंतरता जो है हैं। बिल्कुल, वो ही सफलता की कुंजी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल। अधिगम, सीखना निरंतर चलने वाली क्रिया है। मैं नहीं जानता कि आप आज के किसी प्रश्न से मैं कुछ सीख जाऊं। बच्चा क्लास में सवाल पूछता, मुझे नहीं मालूम उसके प्रश्नों के उत्तर से मैं कुछ सीख जाऊं। तो लर्निंग तो कंटिन्यूअस है। अगर आप बीच में गैप दे देंगे तो फिर सुस्ती आती है, लेजीनेस है, लेथार्जिक। वर्क कर देखो ना, वार्म अप होता है, फिर ऊपर उठता है, फिर डिक्लाइन आता है, फिर आगे बढ़ता है। तो हम अपने को वर्क कवर को मेंटेन करने के लिए वो रुके नहीं, नीचे ना आए, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस करना चाहिए। यानी एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप कंटिन्यूअसली जो है नेचुरली अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, तो आपकी क्लास के बाद 4-6 घंटे 5 घंटे की भी पढ़ाई पर्याप्त है। फिर बच्चा क्या होता है, लास्ट में जब तैयार करता है, फिर वो 8-10 घंटे बैठता है, और उस 8-10 घंटे की तैयारी लगातार पढ़ता है, रट्टा मारता है। ना तो बॉडी को रेस्ट मिलता है, दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता। और लगातार अगर हम पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में कंसेप्ट आता है रिफ्लेक्टिव इनहिबिशन, जिसमें हमारे विचार ब्रेन में आपस में क्लैश में करते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसको सेटल होने दिया, फिर मैं ये कब होगा, जब मेरे पास टाइम होगा। और उस टाइम के लिए मुझे अपनी तैयारी, मैं तो मानता हूं जिस दिन लास्ट पेपर दिया, 2-4 दिन एंजॉय बच्चा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद से अपनी तैयारी प्री से शुरू कर दे। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, अगली बार करूंगा ना। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो पा नहीं सकते। इसलिए मैं कभी कभी क्या कहता हूं, अगर सफलता लेनी है तो मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा। इरादा मजबूत रखो कि मुझे बनना है, और उसके लिए मेहनत करो। और मेहनत एक दिन की नहीं होती, मेहनत लगातार करनी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर A.K. मलिक सर, जिन्होंने अपने रिच एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के माध्यम से हमें समझाया कि राजस्थान के सबसे बड़े कंपटीशन एग्जाम RAS को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, कब आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, और एग्जाम के जो अलग अलग फेजेज हैं, जो अलग अलग चरण हैं, कौन से चरण में आपको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच साहब। आज मैं बच्चों के लिए आज इतना एक वो टॉपिक को डिस्कस किया है जो वास्तव में आज के युवाओं के जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चा है, उसको मार्गदर्शन चाहिए, और गाइडेंस के लिए ये जो आपने जो सवाल पूछे, निश्चित रूप से अगर बच्चे इनको फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि ये कहीं ना कहीं अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जो सपना इन्होंने देखा। थैंक यू वेरी मच।